रेशो में ए भी निकलेगा और इसी रेशो में कौन निकलेगा, बी भी निकलेगा। मतलब कि अगर ये 4 निकल रहा है तो बी कितना निकलेगा, 4 मोल। अगर ए निकल रहा है तो बी कितना निकलेगा अंजलि, 3 मोल। बात समझ में आई अंजलि? ए अगर 4 मोल निकल रहा है तो बी कितने मोल निकलेगा, 3 मोल। 3 मोल। ठीक है। और सी कितना निकलेगा, सी कितना प्रोड्यूस होगा, अगर 4 मोल ए का लगा, 3 मोल बी का लगा, तो सी कितना प्रोड्यूस होगा अंजलि, 4 मोल। ए के वाई का नाम क्या है भाई, 4 मोल। मैम अमरीश कुमार यादव। अमरीश कुमार यादव। सी के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे, 4 मोल। और डी के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे, 5 मोल। 5 मोल। अगर उसने मुझसे बोल दिया होता सी और डी का रेशियो बताओ कितना होगा, तो भाई जो इसके स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो है वही मेरे सी और डी का रेशियो होता, तो मैं बता देती। अगर उसने मुझसे पूछा ए और बी का कंज्यूम होने का रेशियो कितना होता, तो मैं बोलती 4:3। अगर उसने मुझसे पूछा होता बी और सी का रेशियो बताओ कितना होगा, बी कितना कंज्यूम हो रहा है और सी कितना, 3:4। तो मेरे पास जो बी जितना कंज्यूम होता उसका और सी जितना प्रोड्यूस होता उसका रेशियो होता। लेकिन अगर बच्चे क्वेश्चन में उसने मुझसे पूछा है कि लिमिटिंग रिएजेंट बताना है, और ये दोनों मेरे पास पड़े हैं, ए मेरे पास पड़ा है 1 मोल, बी भी मेरे पास कितना पड़ा है, 1 मोल। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो अमरीश, अगर मेरे पास ए 1 मोल है, 4 मोल जब थे ए के, तो बी कितना होना चाहिए था, 3 मोल। अगर मेरे पास ए के 4 मोल थे तो बी कितना होना चाहिए था, 3 मोल होना चाहिए था। अब मेरे पास ए के 4 मोल नहीं है, मेरे पास ए के 1 ही मोल है, तो बी का कितना हो जाएगा, 3/4 ना। इसका यस मैम। बात समझ में, ए और बी लिखा, ए के 4 थे तो बी का 3 था। अब ए का 1 ही है तो बी का कितना होगा, क्रॉस करो, 3/4 मोल। बात समझ में कैसे निकला, यस बी के। मैम। तो बी के आपके पास होने चाहिए थे 3/4 मोल, यानी कि 3/4 मोल का मतलब हो गया आपके पास होना चाहिए था बी का 0.75 मोल, जो कि 1 से क्या आ रहा है, कम आ रहा है। 1 मोल है ना बी का आपके पास, तो बी आपके पास 1 मोल पड़ा है और बी चाहिए कितना, 0.75 मोल। तो यानी कि बी तो लिमिटिंग रिएजेंट है नहीं, बी तो एक्सेस में पड़ा है मेरे पास, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन बन जाएगा फिर, ए इज लिमिटिंग रिएजेंट। बात समझ में आई? यस मैम। ओके मैम। जो आपके पास भरपूर पड़ा हुआ है, जिसकी कोई कमी नहीं है, तो वो आपका तो भाई नहीं, वो एक्सेस में है, उसके साथ वाला। अगर वो मुझसे क्वेश्चन में पूछ लेता कि ए मोल ये रिएक्शन करने के बाद जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो बताओ, और वो जो एक्सेस में है कौन सा एक्सेस में है वो भी बताओ, और एक्सेस में होने के बाद वो बाद में रिएक्शन के बाद कितना बच जाएगा ये बताओ। तो भाई 1 मोल अगर ए का है, 3/4 मोल अगर बी के हैं, दोनों यूज हो जाएंगे, तो बच कितना जाएगा, लेफ्ट ऑफ बी, बी कितना लेफ्ट बच जाएगा, 0.25 यानी कि 1/4 है ना। बात समझ में आई? यस मैम। 1/4 आपका लास्ट में। अंजलि समझ में आ गया, हैंड्स डाउन कर लो। यस मैम। चलो अब आ जाते हैं, एक क्वेश्चन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड कर लिया, अब इतना ही करते हैं आज के लिए। अब स्टार्ट करते हैं, हम थोड़ा प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। हमने क्या पढ़ लिया था अब तक, एन क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल क्या था, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, या फिर एंगुलर मोमेंटम ऑफ, एंगुलर मोमेंटम किसका भाई, किसका निकाल के देता है ये एंगुलर मोमेंटम, मैम ऑर्बिटल। वेरी गुड, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल, जिसका फॉर्मूला है l+1 h/2π, यही था, 4π था 2π था। यस मैम। नेक्स्ट आ जाओ एन क्या है आपका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि आपको क्या क्या बताता था, 4 बातें बताता था, जो मैंने बताई थी भाई। 4 बातें कौन कौन सी बता रहा है, कोई एक जना एक बताएगा, कोई एक जना एक, जिससे पूछूंगी वो। भूमिका एक बात बताओ, कोई एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो क्या निकाल कर दे रहा था, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या निकाल कर दे रहा था। भूमिका हो गई, अंजलि, यस मैम। भूमिका एन मुझे क्या बताता है, 4 बताए थे मैंने, एन क्या क्या 4 वैल्यूज जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मुझे पता चलती हैं। किरण, हाँ बोलो बच्चे। मैम द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ, हाँ एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट की एनर्जी पता करते हैं हम इससे। एंगुलर मोमेंटम भी वही पता चलता है मुझे ऑर्बिट का, वैसे ही मैंने बताया नहीं था, लेकिन आपने देखा था ना, मैंने बताया था बार बार कि एंगुलर मोमेंटम वी आर इक्वल टू NH2π,
किसका एंगुलर मोमेंटम? ऑर्बिट का। ये किसका बता रहा है? ऑर्बिटल का, है ना। और क्या था भाई? एन क्या बता रहा है आपको? ऑर्बिट बता रहा है, ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, राइट। एन से मुझे ये पता चलता है ना, के शेल में है, एल शेल में है, या फिर किस शेल में है? एन से, है ना। 2 और 2 में है, या फिर 3 में है, या 1 में है। यस और नो? अरे तुम लोग तो भूलते भी लगते हो। और क्या बताता है मुझे? एनर्जी बताता है। और मैम साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, साइज ऑफ ऑर्बिट बताता है कि ऑर्बिट का साइज। इलेक्ट्रॉन नहीं बच्चे, इलेक्ट्रॉन का साइज नहीं बता रहा ये। इलेक्ट्रॉन का साइज सेम ही है, साइज ऑफ ऑर्बिट बता रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका साइज क्या है ये बता रहा है। और एन से मैं ये भी निकाल सकती हूँ कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है किसी में भी। ये ना मुझे बताओ, एक आपके पास n इक्वल टू 4 वैल्यू है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है इस वाले उसमें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस ऑर्बिट, बोलो भाई। किसी को याद है फॉर्मूला? 32 मैम 32। वेरी गुड। 2n स्क्वायर जो था, अगर मुझसे पूछ लिया जाए n इक्वल टू 4, बताओगे इसके सबशेल कितने हैं? सबशेल था और बाइटल, और बाइटल कितने हैं इसमें? नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ सबशेल बताओ पहले तो। नंबर ऑफ सबशेल कितने हैं इसके अंदर? कितने हैं भाई? एक ही जना बताएगा क्या? वंदना मैम 3। हाँ, नंबर ऑफ सबशेल हम ऐसे ही तो निकाल देते हैं, n की वैल्यू में से एक कम कर दिया। कौन कौन से सबशेल होंगे इसमें? s होगा, एक p होगा और एक d होगा। 0 1 2 और 3 हो गए। और क्या हो सकता है? नहीं भी, नंबर ऑफ सबशेल कितने हो जाएंगे? d f इक्वल टू 3। कितने हो गए नंबर ऑफ सबशेल? 4। 3. अरे भाई, नंबर ऑफ सबशेल 4 हो जाएंगे। 1 ये 0 वाला, एक वाला, और एक 2 वाला, और एक 3 वाला। नंबर ऑफ सबशेल कितने हो गए? जितनी 4. n की वैल्यू होती है उतने ही नंबर ऑफ सबशेल होते हैं। बात समझ में आई? पर Yes, ma'am. उसे निकालते कैसे हैं? जो निकालने हैं वो एक कम रहेगा इससे, 0 1 2 3। याद रहेगा? हाँ या ना? समझ में आया क्या बोला मैंने? नंबर पूछे हैं सबशेल के, तो जो n की वैल्यू है वही नंबर है, ठीक है। Okay, ma'am. द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबशेल, L इक्वल टू 3। नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताने हैं इसमें। नंबर ऑफ ऑर्बिटल 7। भाई इसने सही बताया, 7। यस मैम। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे इसके आपके? 7। किसी को डाउट भाई कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल? 2l प्लस 1 करके, हाँ या ना? और मुझसे इस ऑर्बिटल पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लिए जाते तो मैं क्या करती? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इस पूरे को 2 से इंटू कर देती, निकल जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन्स। मैम ऑर्बिटल क्या होता है? हाँ, ऑर्बिटल क्या होता है और ऑर्बिट क्या होता है, जरा ध्यान से देखो। ऑर्बिट और ऑर्बिटल। ऑर्बिट मुझे क्या बता रहा है बच्चे? आपके न्यूक्लियस के अराउंड जो ये सर्कुलर ये पाथ है, ये क्या बता रहा है मुझे? ये क्या है आपका? ऑर्बिट। ऑर्बिटल क्या है ऑर्बिट. आपका? और ये है ऑर्बिट, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन जो है, जिस शेल के अंदर जो आउटर प्लेन और सरफेस जो है न्यूक्लियस के अराउंड, वो क्या है आपकी? ऑर्बिट, जिसमें इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है। ऑर्बिटल क्या है आपका? न्यूक्लियस के, ये जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट में क्या है? सबशेल, और सबशेल के अंदर क्या है आपके? ऑर्बिटल। सबशेल के अंदर क्या है? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल मींस क्या भाई? जो मैं ये एल वैल्यू निकाल रही हूँ, ml, ये क्या होती है आपकी? ऑर्बिटल, जो कि मुझे क्या बता रही है ml वैल्यू, जो क्या बता रही होती है मुझे? ऑर्बिटल बता रही होती है। इस बात का मतलब क्या भाई? ये जो ml वैल्यू में निकालती हूँ, क्या बता रही होती है ये मुझे? कि मेरे जो इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी जो है, वो कहाँ पर ज्यादा मैक्सिमम है, यही बता रहा होता है। जहां पे मैक्सिमम होती है वही क्या हो जाता है आपका? ऑर्बिटल। यस और नो? 3D स्पेस के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट के अराउंड घूम रहा है। ऑर्बिट में क्या है? ऑर्बिट में क्या आपके? सबशेल है, और सबशेल के अंदर क्या है आपके? 3D स्ट्रक्चर जो बन रही है, 3D फॉर्म में जो आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अगर स्फेरिकल उसमें घूम रहा है तो आप बोलते हो कि एस शेप का है, और अगर इसमें एस ऑर्बिटल है। अगर वो इस तरीके से इस 3D स्पेस में वो डंबल शेप फॉर्म कर रहा है तो मैं कहती हूँ पी ऑर्बिटल है। बात समझ में आई? हाँ या ना?
किताब में एक ऐसा ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में लिखा होगा। अंजलि को समझ में आ गया? पूनम समझ में आया बच्चे? मैंने कल पता लिखा डाला हुआ भी था। यस मैम। ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल डिफरेंस। ठीक है, आप लोग अपने आप करके इसको आगे करना, मतलब अच्छे से इसको अपनी जो बुक के अंदर लिखी है ना लैंग्वेज, वो वाली लैंग्वेज लिखना। भी मैंने आपको जो बता दिया मेन बात जो है वो क्या है ऑर्बिट और ऑर्बिटल में, कि आपका जो ऑर्बिट जो है वो प्लानर वाली जो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है वो वाली जो सरफेस है वो ऑर्बिट है। ऑर्बिट के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल। और आप लिखोगे कैसे इसको कि ऑर्बिटल आपको क्या बताता है, 3D स्पेस में आपका इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है। लिखना है कि लिख लोगे? बताओ भाई, लिख के दिखानी है इसकी सेंटेंस? मैम लिख के दिखा दो। लिख के दिखा दो, चलो फिर मेरे साथ साथ लिखो, मैं भी कॉपी में चेक करूंगी। ये खुलवा के कैमरे आपके। एन ऑर्बिट इज दी, लिख लो और ये याद कर लो, मैंने कल भी बोला था ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्बिट इज दी सिंपल, लिख रहे हो? यस मैम। An orbit is the simple planar representation of electron. Planar representation of electron. An orbital refers to the dimensional motion of an electron. डायमेंशनल मतलब कि 3D डायमेंशनल में इलेक्ट्रॉन जो है किस तरीके से बता कर रहे हैं वो बताता है ये 3D के मतलब 3D में 3D डायमेंशन ऑफ दी 3 dimensional motion of electron. क्लियर हुई बात? हाँ या ना? Yes, ma'am. An orbital, और क्या बताता है ऑर्बिटल आपको? एन ऑर्बिटल कैन बी डिफाइन एज, एन ऑर्बिटल कैन बी डिफाइन एज, लिख रहे हो तुम? कैन बी डिफाइन एज द स्पेस। Yes, ma'am. स्पेस और रीजन, मतलब कि 3D के अंदर आपका जो स्पेस और रीजन है, मतलब जो भी आपका रीजन है जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, वहां पर कहाँ ऐसा है कि वेयर द मोस्ट लाइकली इलेक्ट्रॉन, वेयर द मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड, मतलब कहाँ पर मुझे सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है फाइंड करने की। ये मुझे किससे पता चलता है? अपने ऑर्बिटल से। क्या लिखने वाली थी मैं? मोस्ट लाइकली टू बी, आपके 3D स्पेस, ये दोनों डिफरेंस लिख लो। इसका एक ही पॉइंट लिखा है, इसके 2 पॉइंट लिखे हैं। ये आपका n होता है, डिनोटेड बाय n, इट डिनोटेड बाय l। ठीक है भाई? लिखिए। Yes, ma'am. मैंने लिख लिया। लिख लिया? ऑर्बिटर नॉन डायरेक्शनल, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ये तो भाई आपका न्यूक्लियस के अराउंड जो ये जो स्पेस है, ऑर्बिट नो डायरेक्शनल, ये डायरेक्शनल नहीं होता है। और ऑर्बिटल क्या होते हैं? ये डायरेक्शनल होते हैं भाई। आप देखते हो इसमें डायरेक्शनल है बस, एक्स उसको नहीं है, एस शेप की कोई डायरेक्शन नहीं है। और बाकी सबकी क्या है? ऑर्बिटल आर डायरेक्शन। डायरेक्शनल मतलब कि जो मैं देखती हूँ ना, एक्स एक्सिस पे जा रहा है, वाई एक्सिस पे जा रहा है, देखा था ना कल मैंने बताया था, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ऑर्बिटल आर डायरेक्शनल एक्सेप्ट एस। एस ऑर्बिटल जो होता है बस वही नहीं जाता डायरेक्शनल। बात समझ में आई? हाँ या ना? Yes, ma'am. चलो, ये तो है। और भी डिफरेंसेस देख लेना एक दो, पर दो याद कर ही लेना क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ लें अब थोड़ा, कि कुछ क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन मेरे ख्याल से मैंने करवा देते। हाउ मेनी ऑर्बिटल आर प्रेजेंट इन पी सब शेल? जल्दी बताओ, हाउ मेनी ऑर्बिटल आर प्रेजेंट इन पी सब शेल? मैम एक मिनट में लिख नहीं पाया हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं ये शीट अभी आ जाएगी आपके पास, तब लिख लेना। कल वाले नोट्स आए थे ना? शेप No. ऑफ एन, Yes, ओहो कहाँ नहीं आए नोट्स तुम्हें नहीं मिले क्या? ग्रुप पे सेंड नहीं किए? आए थे मैम। हाँ, ये नो बच्चा है वही बोल रहा है, देखते हो नहीं। शेप ऑफ द ऑर्बिटल इज गिवन बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, या फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कौन बताता है शेप ऑफ द ऑर्बिटल?
shape of an orbital is given by principal quantum number, azimuthal quantum number, spin quantum number या फिर magnetic quantum number. प्रियंका, राखी, कौन बताता है शेप? मैम एजीमुथल। एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है भाई शेप। हाँ या ना? निधि है ना? सिद्धार्थ, यस मैम। अमरीश, राखी है ना? आपका एल से ही मुझे पता चलता है, एल अगर 0 है तो एस शेप, एल अगर 1 है तो पी शेप, एल अगर 2 है तो डी शेप, एल अगर 3 है तो एफ शेप, है ना? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इज गिवन बाय, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इज गिवन बाय, ओरिएंटेशन कौन बताता है? मैम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। वेरी गुड। कौन बताता है? एमएल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, है ना? स्पिन मुझे क्या बताता है? स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन इलेक्ट्रॉन क्या बताता है आपको? स्पिन वाला क्वांटम नंबर किस पे जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व किस डायरेक्शन में कर रहा है? क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज? यस। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू फॉर एफ शेल, मैग्नेटिक क्वांटम वैल्यू फॉर एफ सब शेल, एफ ऑर्बिटल क्या होगी? एमएल वैल्यू फॉर एफ ऑर्बिटल। होप सो बता सकते हो भाई, कितने ऑर्बिटल होते हैं एफ ऑर्बिटल में? लेबा, एफ ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल आते हैं? 7। वेरी गुड। लेबा बताइए ये बात, एफ ऑर्बिटल में आपके पास कितने ऑर्बिटल आते हैं बच्चे? 7 ऑर्बिटल। सिर्फ एफ की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ एफ की। एफ में एल की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 3। और अगर मुझे नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेट करने हो तो कैसे करती हूँ? 2l + 1, 3 2 या 6 = 7 ऑर्बिटल। तो मुझे एमएल की वैल्यू बतानी है मुझे, पर मुझे ये नहीं बताना कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल नहीं बताना, इस क्वेश्चन में मुझे बताना है एमएल की वैल्यू। प्रियंका बताओ, एमएल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है आपका, उसकी वैल्यूज बता दो। सिया? हाँ वंदना बोलो, बोलो बोलो वंदना। मैम आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलो। मैम -3 -2 -1 0 और +1 +2 +3। ये सारी वैल्यूज आपकी किसके लिए हैं? मैग्नेटिक क्वांटम। तनिषा ठीक बोला है, तमन्ना, सोनिया ठीक बोला है भाई इसने? यस मैम। यस मैम। ठीक है। श्रेया तिवारी, अब मुझे बता दो पी ऑर्बिटल के अंदर क्या क्या वैल्यूज होती हैं अगर मेरे पास, या फिर मैं कहूँ एल की वैल्यू है 1, या फिर एल वैल्यू 1 मीन्स क्या होता है प्रिया? कौन सा ऑर्बिटल है? पी ऑर्बिटल। तमन्ना ने बताया भाई, किससे पूछा था मैंने? वर्षा तुम बताओ भाई, एल ऑर्बिटल के अंदर आपके जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, एमएल की वैल्यू क्या क्या होंगी? मैम 3। नहीं, एमएल की वैल्यू 3 नहीं होगी बच्चे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल की वैल्यू होगी 3, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। मुझसे एमएल की वैल्यू पूछी है, इस दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछा है, देन यू पुट दिस फॉर्मूला 2l + 1। बात समझ में आई? यस मैम। मैम -1 0 और +1। हाँ, एमएल की जो वैल्यू पूछी जाएंगी तो आप बताओगी कि जो 3 वैल्यू कौन कौन सी हैं, वो बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपने बता दिया 3 है, पर वो 3 ऑर्बिटल कौन कौन से? -1 0 और +1। ठीक है। अब जरा हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में। क्या हमें पता चलता है भाई? स्क्रोडिंगर जो इक्वेशन है उससे मुझे पता चल रही थी कि ऐसा हो रहा था कि आपके पास उसमें साए, थोड़ा सा भी लाइनें टेढ़ी हो सकती हैं, साया और आर का ग्राफ बनाया, किसके लिए? 1s ऑर्बिटल के लिए। तो इस तरीके का ये ग्राफ बना, यानी कि क्या मतलब निकलता है भाई इस वाले ग्राफ से कि जैसे जैसे रेडियस जो है क्या होता जा रहा है? दूर। साय तो मुझे कुछ नहीं बताता, पर उसने मेरा साई स्क्वायर और आर का भी ग्राफ बनाया, तो उसने देखा ये ग्राफ ऐसा आ रहा है। साई स्क्वायर मुझे क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। यस मैम। ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन कौन बताता है मुझे? साई स्क्वायर। तो आपके पास जो साई स्क्वायर की वैल्यू जैसे जैसे वो रेडियस क्या होता जा रहा था? बढ़ता जा रहा था, दूर होते जा रहा था, 1s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की वो क्या होती जा रही थी? कम। मैम बढ़ती है। अरे बढ़ कहाँ से रही है? कम हो रही है। जैसे जैसे रेडियस दूर, जो न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा रेडियस,
पहले उसने यहाँ पे नापी तो ज्यादा वैल्यू आ रही थी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इस रेडियस में। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते गए, बढ़ाता गया रेडियस को, तो क्या देखता गया वो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होते जा रहा है, कम कम होते होते जा रहा है। बात समझ में आई? क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है वैल्यू। ठीक है, अब आपके पास जो 2s ऑर्बिटल है उसमें जो ग्राफ है वो किस तरीके से आता है, ये ग्राफ आपके एग्जाम में आते हैं इस तरीके से, तो है साई और आर का। नेक्स्ट आ जाओ, साई और स्क्वायर और आर का उसने ग्राफ बनाया, क्योंकि ये वाला ग्राफ थोड़ा सा ठीक है नेगेटिव में जा रहा है, तो उसने इसमें इस ग्राफ को बनाया। तो उसने देखा क्या बच्चे कि आपके पास एक तो स्टेज आई न्यूक्लियस के अराउंड रेडियस बढ़ाने पे, एक बार तो उसको इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिले भाई बहुत सारे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या थी, ज्यादा थी। फिर धीरे धीरे वो डिक्रीज हुई और कुछ बाद फिर दोबारा से क्या हो गई, बढ़ गई। बात समझ में आई? इंक्रीज होने लगी और उसके बाद फिर डिक्रीज होती गई। तो यानी कि क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एक बार क्या हुआ है, एक नोड आ गया जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, ये जो है इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी, अगर ये कम हो जाती है, ये वाला जो एरिया यहाँ पे क्या हो गई, कम हो गई ना प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, यहाँ ज्यादा थी, उसके बाद यहाँ वैल्यू Yes, क्या ma'am. कम, फिर से क्या हो गई, बढ़ गई। 1s 2s हमारा होता है ना भाई। तो इस तरीके से ये 2s ऑर्बिटल के लिए जो बना, 2s ऑर्बिटल के लिए उसमें आ गया एक नोड। नोड वो प्लेन है आपका जहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बात समझ में आई? हाँ या ना? Yes, ma'am. तो आपका 1s में तो Yes, इस तरीके का ma'am. कोई, हाँ 1s में तो नोड इस क्या तरीके, है? नोड आपका वो आपका एरिया है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने की टेंडेंसी जहां पर क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है, रिड्यूस टू जीरो इज कॉल्ड नोडल सरफेस या नोड। द रीजन लिख लो, द रीजन वेयर दिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, नोड क्या है बच्चे आपका, द रीजन लिख रहे हो, और याद रखना भूलना मत कि आपने जब न्यूक्लियस के अराउंड प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे थे तो 1s में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जो 2s वाला था, द रीजन वेयर दिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मतलब कि क्या, साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, यानी कि साई स्क्वायर क्या हो जाता है भाई, रिड्यूस टू जीरो। हाँ या ना समझ में आया? रिड्यूस टू जीरो इज कॉल्ड नोडल या फिर नोड। ओके मैम। ठीक है, आपके पास ये आपने ग्राफ बनाया, इसमें आपने 2s के लिए अगेन बना रही हूँ, क्या ग्राफ बना, ये आपका पहले तो आपका रेडियस आपने बढ़ाया तो क्या हो रहा था, जैसे जैसे आप दूर जाते गए तो डिक्रीज होती गई। उसके बाद एक टाइम आया कि फिर क्या होने लगी, वो एकदम से जीरो हो गया पूरा, मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आया उस वहां पे उस एरिया पे। और उसके बाद फिर थोड़ी दूर दूर जाने पे फिर क्या होने लगा, वो बढ़ने लगा इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने की डेंसिटी, बस यहीं पे खत्म। ठीक है, उसके बाद कम हो गया कांस्टेंट ग्राफ, उसके बाद नहीं। तो ये क्या हुआ, इसमें एक नोड आया, नोड मतलब एक जगह एक स्टेज आई जहां पर आपको जीरो टेंडेंसी। तो ये किस तरीके, ये कब था आपका 2s के अंदर। 2p के अंदर क्या था भाई, 2p का भी याद रख लो, 2p में सिर्फ यही था कि पहले तो आपकी क्या हुई, जैसे जैसे आप रेडियस से दूर जाते रहे तो आपकी टेंडेंसी क्या होती गई, इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती गई, बड़ी, और एक स्टेज के बाद क्या हो गया भाई, कम हो गया। बात समझ में आई? ये किसका है आपका 2p ऑर्बिटल के लिए, क्लियर है? हाँ या ना? द प्रोबेबिलिटी Yes, ma'am. इंक्रीज टू यस मैम। मैक्सिमम तक पहुंची और उसके बाद क्या हो गई आपकी, डिक्रीज हो गई। ठीक है भाई, अब ये बताओ भाई एस की शेप कैसी होती है, सबको पता है ना, स्फेरिकल। ये बात तो सबको पता है, एस की शेप कैसी है आपकी, स्फेरिकल शेप है, जैसे सर्कल ना समझ लेना, स्फेरिकल होता है ना, स्फेरिकल हार्ड, इस तरीके से, मतलब कि पूरे उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है सेंटर के अराउंड है। 2s की जो शेप है, फिर आप उन्होंने इस ये जो ग्राफ बनाया ना, इस बेसिस पे उन्होंने शेप बताई कि 2s की शेप कैसी रही होगी भाई, 2s की शेप कैसी रही होगी, एक तो बीच में रहा होगा आपका ये वाला एरिया जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, किस कलर से शो करें, ये एरिया। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका यहाँ पे फिर थोड़ा सा गैप आया और फिर ये आपका दूसरा एरिया, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फाइंड आउट करने का ये वाला रीजन और एक बीच वाला रीजन। बात समझ में आई? 2s का समझ में आया क्या है? यस मैम। ये है आपका एक
रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर गैप आया और उसके बाद दूसरा रीजन। तो ये वाला उन्होंने क्या बोला, क्या है ये 2s की शेप है। बात समझ में आई। साइज ऑफ द एनर्जी, एनर्जी का साइज किस बात भाई कैसे उन्होंने देखा, जो साइज ऑफ द एनर्जी जो होगी वो कैसे, साइज एंड एनर्जी हमने अभी पढ़ा था भाई, एन की वैल्यू जिसकी ज्यादा, 4s की वैल्यू ज्यादा, तो इसका जो साइज भी बड़ा, एनर्जी भी ज्यादा, 3s की उससे कम, फिर 2s की, फिर 1s की। यस, कभी कभी ऑर्डर भी पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर। अगर मुझे बच्चे नोट्स फाइंड आउट करने हो, नोट्स टोटल नंबर ऑफ नोट्स किसी में भी कितने हैं, सपोज वो पूछ ले जाए कि डी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ नोड्स बताओ कितने हैं, तो इसका आंसर होता है n-1। अगर उसने मुझे बोला कि डी ऑर्बिटल में नहीं, उसने मुझे बोला कि n इक्वल टू 3 है, मुझे टोटल नंबर ऑफ नोड्स बताओ, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालने का फॉर्मूला, जो जनरल फॉर्मूला है नोड्स, वो क्या है, n-1। 2 नोड्स होंगे, n इक्वल टू 3 के अंदर कितने नोड्स होंगे, टोटल 2 नोड्स। क्लियर है, हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. s ऑर्बिटल के लिए n की अगर आपके पास s है, s ऑर्बिटल है, तो उसमें क्या होगा भाई, कोई नोड नहीं होता ना उसमें। तो अगर आपके पास s ऑर्बिटल हो गया और टोटल नंबर ऑफ नोड्स, और अगर मुझसे पूछ लिया जाए एक वर्ड होता है एंगुलर नोड। अब ये एंगुलर नोड क्या होता है और रेडियल नोड का क्या होता है, एंगुलर नोड्स और रेडियल नोड, दो तरीके के नोड आपके इसके अंदर होते हैं। नोड कितने टाइप्स के हो गए आपके, दो, एंगुलर नोड्स और रेडियल नोड्स। अब ये थोड़ा इसका 3D जो स्ट्रक्चर है वो समझाना पड़ेगा भाई, कैसे दिखेगा। रेडियल नोड क्या होता है, एंगुलर नोड क्या होता है, बताएंगे। पहले आप ये देखो, मुझे ये बताओ, अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ नोड n-1 है, एंगुलर नोड होता है उसकी जो l की वैल्यू होती है ना बच्चे, l की वैल्यू वही आपकी किसकी वैल्यू होती है, एंगुलर नोड की। और जो n-l-1 करके जो वैल्यू निकलेगी वो किसकी वैल्यू होती है, रेडियल नोड की। याद हो गए दोनों फॉर्मूले, लिख लो। एंगुलर नोड की वैल्यू मतलब की l की वैल्यू, रेडियल नोड मतलब की n-l-1 करके जो वैल्यू निकल रही है दैट इज रेडियल नोड। अब मुझसे 1s ऑर्बिटल के लिए भाई एंगुलर नोड पूछ लिया जाए कितने हैं, l की वैल्यू तो 0 है इसके लिए, तो इसके एंगुलर नोड क्या हो जाएगा, 0 हम जी 0। और आपका अगर ये वाला नोड, ये जो नोड है इसको निकालोगे, ये भी क्या आएगा, रेडियल नोड भी क्या आ जाएगा, 0। और टोटल नंबर ऑफ नोड अगर मुझसे पूछे तो भाई कितना है, 0। अगर आप मुझसे 3, अगर मुझसे पूछ लिया जाए 3D ऑर्बिटल है, there are 2 angular node in all d orbital except dz square। अगर मुझसे 3D का पूछ लिया जाए, 3D के अंदर टोटल नंबर ऑफ नोड बताओ कितने हैं, 2। नहीं, d की वैल्यू कितनी है इसमें, l इक्वल टू क्या होता है 2, बोलो भाई। तो एंगुलर नोड कितने हो गए, एंगुलर नोड मैम 2 हो गए। रेडियल नोड बताओ कितना होगा, रेडियल नोड n-l-1 0। रेडियल नोड कितने हो गए, 0। टोटल नंबर ऑफ नोड अगर निकालती तो भी वो मेरे कितना आता, n-1 इक्वल टू 2 ही आता। और टोटल नंबर ऑफ नोड 2 ही है, और 2 नोड वो कौन से हैं, एंगुलर नोड। बात समझ में आ गई मैम। बस एक एक्सेप्शन है इसके अंदर, क्या, जो dz स्क्वायर होता है ना, dz स्क्वायर, अभी बताऊंगी इसके बारे में। ये क्लियर हो गई, फॉर्मूला नंबर ऑफ नोड्स निकाल लोगे किसी के भी अगर एग्जाम में आ गए तो। यस मैम। पक्का? यस मैम। कोई है जिसे ना Yes. समझ में आया हो, Yes, सिर्फ ma'am, फॉर्मूले clear. याद रखना है और आपको निकालना है कि रेडियल नोड कितने होंगे और एंगुलर नोड क्या कितने होंगे। एंगुलर नोड और रेडियल नोड होता, ये नोड्स होता क्या है, द प्रोबेबिलिटी वेयर द इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिकम टू 0 पहुंच जाती है, जहाँ पे वो क्या होता है, आपके नोड होते हैं। मैं शेप दिखा रही थी, तुम लोगों को शेप पता है, पी ऑर्बिटल की जो शेप है वो कैसी होगी, डी की कैसी होगी, पिछली क्लास में शायद लास्ट क्लास में बता दिया था मैंने। एस की स्फेरिकल है, पी की डंबल शेप। आप कैसे बनाते हो, पी के अंदर आपके जो इलेक्ट्रॉन है जब आपके, वो क्या होते हैं, 3 है, px, एक py और एक pz। अच्छा px बनाओगे आप, किसकी तरफ डायरेक्शन होगी इसकी, x की तरफ, ये x y अगर z है। अगर आप py बना रहे हो तो कैसा होगा वो, y की तरफ पॉइंटिंग होगा। pz बना रहे हो तो किसकी तरफ होगा, z की तरफ। यस, समझ में आई बात। px py pz कैसे बनेगा,
यस मैम। अब आ जाओ डी की शेप जो होती है वो कैसी होती है? डी क्या बच्चे? मैम नहीं आया समझ में। बच्चे पी, ये आपका जो ऑर्बिटल है ना, ये जो ऑर्बिटल बने पी ऑर्बिटल है, इसमें एक तो एक्स की तरफ ओरिएंट है। ये मुझे क्या बताता है? -1 0 1, ये मैंने बताया था ना एमएल, मुझे क्या बता रहा है? ओरिएंटेशन। मतलब कि जो पी ऑर्बिटल है वो किस तरफ ओरिएंटेड है, कहाँ किधर को झुका हुआ है? एक्स की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ झुका हुआ है। मतलब ये एक्स एक्सिस है तो इसकी तरफ यहाँ पर है। तो मैं क्या बोल, फिर ठीक से बन नहीं रहा है एक्स एक्सिस। मतलब बात समझ में आ गई? कौन बोला था? अब समझ में आ गया बच्चे? एक्स एक्सिस की तरफ झुका है तो पी एक्स, वाई की तरफ झुका है तो पी वाई, जेड की तरफ झुका हुआ है तो पी जेड। इन तीनों में से किसी को भी एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो। Yes, बात ma'am. समझ में? हाँ? Yes. एम तो अगर आपका Okay, डी एक्स वाई की शेप क्या होती है? डी वाई वाई जेड की क्या होगी? डी एक्स जेड की क्या होगी? ये सुनो, जैसे आपका पी ऑर्बिटल ये एक्स एक्सिस की तरफ झुका हुआ है ना, इसका एकदम एक्सिस पे ऐसे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ये क्या होता है? बिटवीन दी एक्सिस। पी एक्स वाई मतलब एक्स और वाई के बीच में जो ये शेप बन रही है ना, ये वाली, ये डबल डम्बल जो बन रहे हैं, अगर ये एक्स और वाई के बीच में बन रहे हैं तो दैट इज डी एक्स वाई। बात समझ में? ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि डी एक्स जो ये है, क्या ये इन बिटवीन दी एक्सिस होते हैं या इन दी ऑन दी एक्सिस होते हैं? बिटवीन दी एक्सिस है ये डी ऑर्बिटल में पूरा इसके ऊपर कहानी है, लेकिन तुम्हारे उसमें अभी ना भी हो शायद है भाई। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ये पूरा पूछा जाता है डी ऑर्बिटल्स के अंदर, इससे फर्क पड़ता है इनमें। ठीक है, डी एक्स वाई जो है आपका एक्स और वाई एक्सिस के बीच में आपके ये बने हुए हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मतलब कि एक्स और वाई के, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ज्यादा है। ऐसे डी वाई जेड बनाओगे तो मैं आपकी बार इसे ही वाई ले रही हूँ, इसे जेड ले रही हूँ, तो डी वाई जेड के बीच में। बात समझ में आई? ऐसे ही एक्स जेड बनाया तो एक्स जेड के बीच में। बात समझ में आई? आया ना? Yes, ma'am. ठीक है, एक्स यस मैम। और जेड के बीच में। मैम की ड्राइंग बहुत गंदी लग रही है भाई। Ma'am, अब जरा दोबारा समझा दो। क्या आप समझा दो बच्चे? अब जरा से देखो, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जो है, इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की जो वो ज्यादा कब बन रही है? एक्स है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसकी जो ऑर्बिटल की शेप है वो बनेगी क्या? एक्स स्क्वेयर पे ही बन रहा है उसका वाई स्क्वेयर। बात समझ में आई? ये एक्सिस पे ही है, ओके। ये वाले एक्सिस पे ही है। अब जिसने मुझसे पूछा था समझा दो जरा, फिर से बता दो भाई क्या समझाना है। मेरे पास जो 5D ऑर्बिटल है बच्चे, मैं उनकी शेप बता रही हूँ कि कैसे कैसे होती है। प्रियंका Yes, ma'am. समझ में आया? Yes, ma'am. जो ना समझ पूछ रहे थे, जो पूछो भाई, कौन पूछ रहा था? भूमिका, सिया, समझ में आया बच्चे? सोनिया, मैम हमने पूछ रहे थे। हाँ बोलो भूमिका। नैन्सी, मैम हमने पूछ रहे थे। अरे जो पूछ रहा था बोल दो। गुंजन, समझ में आया बच्चे? हाँ बोलो भाई, कौन था? नाजो, नाजो पूछो बेटा, क्या समझ नहीं आया? मैम ये सारे शेप तो सेम लग रहे हैं। अरे ये एक्स एक्स ये चेंज कर रही हूँ मैं ऊपर से एक्स जेड। हालांकि कायदे से मुझे ऐसे एक ही बनाना चाहिए था कि एक एक्स एक्सिस बना, ये वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस बनता है आपका 3D के अंदर। 3D मतलब समझ रहे हो? पीछे की तरफ चला गया ऐसे और ऐसे, और जेड एक्सिस कैसे बनाऊंगी मैं 3D में? पीछे की तरफ जाएगा ना ये इस तरीके से। तो जो मेरा एक और बाई जो डी एक्स वाई वाला था, डी एक्स वाई, वो बनता है एक्स और वाई के बीच में। ठीक है, अब बीच में बन रहा है तो ये मत कह देना ये जेड के ऊपर आ गया, ये जेड के ऊपर बनता होगा। बात समझ में आई? जेड के ऊपर ये आ नहीं रहा है, मुझे दिख रहा है सिर्फ जेड के ऊपर आया हुआ। 3D में इमेजिन करो। ओके मैम। जेड भी नहीं है वो, जेड तो पीछे है इस तरीके से, नीचे को इस तरीके ऐसे करके, है ना? ऐसे ऐसे, और कैसे होता है ऐसे। ठीक है, बात समझ में आई? हम जब एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस बनाते हैं तो एक्स वाई जो ऑर्बिटल है, डबल डम्बल बनाना है हमें, तो डबल डम्बल मैंने इसको बनाया, तो ये आपका एक्स वाई का है। सेम अगर मुझे इसमें ही इसी ऐसे ही मेरे पास स्ट्रक्चर और डी एक्स जेड बन रहा है, तो अब की बार जो मेरा ऑर्बिटल है वो किस किस के बीच में बना है? एक्स और जेड के बीच में। ठीक है भाई? अब ये स्ट्रक्चर सेम नहीं है नाजो, यहाँ मैंने एक्स और जेड लिखा है और यहाँ मैंने वाई और जेड लिखा है, फिर यहाँ मैंने एक्स और वाई लिखा है। ठीक है,
दोनों की मैंने एक्सेस जो है हर बार चेंज कर दी। अगर आप एक एक्सेस में बनाओगे तो थोड़ा सा हो जाता है कंजस्टेड। नेक्स्ट आ जाओ, अब मेरे पास दूसरा वाला, बस ध्यान देना है एक्स वाई, एक्स जेड, वाई जेड, ये सब के सब कहाँ थे, इन बिटवीन दी एक्सेस है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो है वो कहाँ है, ऑन दी एक्सेस। कौन से एक्सेस, एक्स और वाई के एक्सेस पे। समझ में आई, एक्स Yes. स्क्वायर और वाई स्क्वायर के बीच में, मतलब एकदम एक्सिस पे है, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और जेड स्क्वायर की जो शेप होती है वो कैसी होती है, डी जेड स्क्वायर की, पढ़ा है किसी Right. ने? इसको वो डमरू जैसा बन रहा है ना ये, इसका कुछ नाम भी होता है, ऐसी डमरू करके कुछ नाम बोलते हैं। ये थोड़ी सी अलग शेप होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डी जेड स्क्वायर, ये जेड है आपका, जेड एक्सिस पे ही क्या हो रहा है आपका, और पीछे वाले को वाई, डी जेड स्क्वायर पे ही आपका जो है 2 बार हो गया। दोनों जो दो, लेकिन आप इसको इससे ऐसे डिनोट कर दे रहे हो इस तरीके से दूसरे वाले को, लेकिन जो दूसरा वाला है ना वो मतलब अगर एक ऐसे है तो एक ऐसे उसी के ऊपर है, जेड के ऊपर ही है। बात समझ में आई? दोनों डंबल एक दूसरे के साथ इस तरीके से हो रहे हैं, तो इसलिए उसको डी जेड स्क्वायर दे दिया और डिनोट करते हुए ऐसे कर दिया, जेड एक्सिस पे ये और फिर उसके बाद एक डमरू जैसा बीच में इस तरीके से बना दिया। क्लियर है ये बात? Yes. डी जेड स्क्वायर जो होता है उसके पास जो सब सारे डी ऑर्बिटल्स के अभी हमने जो नोड्स निकाले वो 2 नोड्स थे, 2 नोडल प्लेन्स थे, लेकिन आपके जो डी जेड स्क्वायर है उसमें नहीं होते 2 नोडल प्लेन्स। क्लियर है? अब ये नोडल प्लेन जो वर्ड है ये क्या है तुम नहीं समझ पाओगे, तो मैं भी नहीं बता रही हूँ, ठीक है। पढ़ लिया हमने यहाँ तक, सब समझ में आ गया भाई? शेप के बारे में लिख लोगे एग्जाम में, शेप अपना वो कर लोगे, बना लोगे, कौन सी Yes. शेप कहाँ पर है, कौन सी, स्क्वायर बता दो, क्या बता दूं बच्चे? डी जेड स्क्वायर वाला। डी जेड स्क्वायर, जेड के ऊपर ही 2 बार। बात समझ में आई? जो दूसरा डंबल है वो भी उसी के ऊपर से चढ़ा हुआ है, डी जेड। 2 डंबल होते हैं ना टी शेप में हमारे, तो दूसरा डंबल उसी के ऊपर है, तो मैंने उसको ऐसे करके शो कर दिया। क्लियर है ये बात? ये जो आपका है माइनस का जेड हो जाएगा। अच्छा ये एक्स समझ में आ रहा है ना, एक जेड एक माइनस का जेड, ये माइनस का एक्स तो ये एक्स, ऐसे ये वाई और ये माइनस का वाई, इसी के ऊपर हम बना रहे हैं, लेकिन मैं हर बार को एक्सेस यहाँ पर चेंज कर दे रही हूँ। यहाँ पर तो तुम कुछ भी ले सकते हो ना, एक बार वाई ले लो, जेड ले लो, पीछे एक्स भेज दो, ठीक है। अब जरा थोड़े से इलेक्ट्रॉन को हम कैसे, एनर्जीज जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपके कैसे हम इलेक्ट्रॉन जो है फिल करेंगे, ये हमें किसने बताया भाई, हमें हुन्स रूल। हुन्स ने क्या बोला, हुन्स रूल। आपकी कॉपी में जो डेफिनेशंस लिखी हुई है उनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ये नोट्स में आएंगे तो इसमें भी देख लेना, मैं सिर्फ इस डेफिनेशन को समझा रही हूँ। हुन्स रूल ने क्या बोला, प्रिंसिपल दिए गए इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी केमिस्ट्री, आपकी पूरी केमिस्ट्री में ये हर जगह काम आएगा, आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही आती रहेगी तो तुम रिएक्शंस भी कर पाओगे, सारी चीजें हो पाएंगी। इसके लिए सबसे पहले तो सारे एटॉमिक्स नंबर आपको याद हो जाने चाहिए, और क्या, और किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी जाती है आपको आना चाहिए। आप 9th में भी करते हो, 10th में करते हो, 9th में करते हो, ठीक है भाई। हुन्स रूल जो है आपको क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो मैं फिल कर रही हूँ ना बच्चे, ये मेरा s ऑर्बिटल है, ये मेरा p ऑर्बिटल है, ये मेरा d ऑर्बिटल है ना, इनमें जो मैं इलेक्ट्रॉन जो फिल करूंगी बच्चे, वो क्या होगा, लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी फिल करूंगी। मतलब पहले मैं लो एनर्जी वाले फिल करूंगी, उसके बाद हाई एनर्जी वाले फिल करूंगी। अब मुझे एनर्जी कैसे पता चलेगी किसकी लो किसकी हाई, जिसका n+l, जिसकी n+l की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम, जिसकी n+l की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी वैल्यू ज्यादा, एनर्जी क्या हो गई उसकी ज्यादा। n+l की वैल्यू क्या हुई, कम, तो एनर्जी क्या हो गई आपकी कम, ठीक है। यानी जिसकी एनर्जी कम होगी तो उसको तो मैं पहले फिल करूंगी, जिसकी एनर्जी कम है। जो हुन्स रूल ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, मतलब कि किसमें हम भरेंगे, उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी की। तो सबसे पहले तो भाई मेरा n = 1 होता है, 1 के अंदर मेरा एक ही ऑर्बिटल होता है जो कि होता है s ऑर्बिटल, राइट है ना। उसके बाद आता है मेरा n = 2, 2 के अंदर मेरे कितने ऑर्बिटल होते हैं भाई, n = 2 में मेरे पास कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे, 3। कौन कौन से, SPD। SPD, नो मैम, नो मैम, नो मैम, नो मैम।
n इक्वल टू 1 में, रुको देखो मुझे सुनो, n इक्वल टू 1 में अगर आप s की वैल्यू निकालो, l की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी 0, क्योंकि एक होता है, ठीक है। तो इसमें एक ही ऑर्बिटल है जो कि होता है s ऑर्बिटल 1s। n इक्वल्स टू 2 में आपके कितने ऑर्बिटल होते हैं? मेरे ख्याल से मैंने इसका एक फॉर्मूला भी लिखवाया था, आप लोगों को याद हो। 2 ऑर्बिटल है, n में से माइनस किया, 1 कितना आया? 1। l की वैल्यू कितनी आई? 1। कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे भाई इसके अंदर? कितने? ये तो हो गया सब शेल की वैल्यू होगी। ऑर्बिटल कितने हो गए? l इक्वल्स टू 1 आ गया तो, अरे भाई एक तो हो गया आपका s, n इक्वल्स टू 2 है, n इक्वल्स टू 2 के अंदर तो एक तो रहा 1s वाला तो रहा ही। उसके बाद कौन सा आ गया? 2 के अंदर अगर आगे 2s हो जाएगा, बोलो भाई, एक तो हो गया 0, l की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? 0 और 1, तो एक तो हो जाएगा s शेप वाला और एक कौन सा हो जाएगा? p शेप वाला। एक तो हो गया 1 और एक हो गया आपका कौन सा? 2s और 2p। बात समझ में आई? 2p, ठीक है बच्चे। ये क्या है? आपके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकल कर आ गए। हम 2n स्क्वायर निकालते हैं ना भाई, इसका फॉर्मूला 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 इलेक्ट्रॉन जो निकल कर आ रहे होते हैं मेरे पास। n इक्वल्स टू 2 के अंदर ये आपके क्या हो गए? ऑर्बिटल। s अभी ऊपर वाले में है, अगर मेरे पास n इक्वल्स टू 3 है तो उसमें कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे? n इक्वल्स टू 3 है, l की वैल्यू कितनी आएगी? 2। नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला क्या था? 12 प्लस 1 7 आता है। हाँ यस मैम। नहीं नहीं, ये तो सबशेल निकालने का फॉर्मूला होता है। मैम 2 L, हाँ 2l प्लस 1 कितना आया आंसर बच्चे? 2 2 जा 4 5। एक तो हो गया आपका क्या? इसके अंदर 3 के अंदर क्या क्या रहेंगे? l की वैल्यू क्या रहेगी? फॉर्मूला बताया था भाई मैंने तुम्हें, l इक्वल टू 0 रहेगा, l इक्वल टू 1 भी हो सकता है और l इक्वल टू 2 भी हो सकता है इनके अंदर। l इक्वल टू 0 मतलब एक ऑर्बिटल, l इक्वल्स टू 1 मतलब p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल के अंदर जो है 3 होगी। l इक्वल टू 1 ऑर्बिटल नहीं बता रही भाई, ये सब शेल निकल रहे हैं आपके। l इक्वल टू 1 और p ऑर्बिटल, फिर आप उससे देख रहे हो p, और फिर आपका क्या है? d ऑर्बिटल भी, d शेल भी है इसके अंदर। d के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 5 3 8 और एक 9। याद आया? कुछ फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ ऑर्बिटल के लिए, n की वैल्यू गिवन हो तो। क्वेश्चन करवाया था ना एक, यस मैम। n स्क्वायर इज कैलकुलेट करके देता है आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं, और अगर l गिवन है तो आपको कैसे पता चलता है? उसी l का हम देखते हैं, तब हम 2l प्लस 1 करते हैं। 2l अगर मैं प्लस 1। 2l प्लस 1 कर रही हूँ तो मुझे सिर्फ ये एक, अगर 3d है तो मुझे सिर्फ इस d इसका ही पता चल रहा है 2l प्लस 1 करने से। बात समझ में आई? 2l प्लस करने 1 करने से मुझे किसका पता चल रहा है? सिर्फ Yes, इसी ma'am. d का। लेकिन मैं n करूंगी तो मुझे बाकी के भी निकल कर आएंगे कि वो कौन कौन से हैं इसके अंदर। s भी होगा, p भी होगा और d भी होगा। तो भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, आपको इलेक्ट्रॉन जो है इसी के अंदर भरने हैं, इसको नोट डाउन कर लो और याद कर लो। सबसे पहले होता है 1s, ठीक है, लोअर एनर्जी क्यों 1 और s। n प्लस l की वैल्यू कितनी आई आपकी? n प्लस l कितना आया भाई? 1। फिर होता है 2s, n प्लस n की वैल्यू जो है कितनी आई इसमें? 2। उसके बाद कौन सा होगा? 2p। n प्लस l की वैल्यू कितनी आई आपकी इसमें? 2p में 2p में n प्लस l की वैल्यू कितनी आई भाई? कौन बताएगा? वंदना। 2p के लिए n प्लस l की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू कितनी है 2p में? विवेक, विनायक, n की वैल्यू कितनी है 2p में? तनिषा क्या बोली समझ नहीं आया। निधि, मैम n n की 2 है। हाँ, n की वैल्यू क्या है? 2 और l की वैल्यू क्या है 2p में? मैम 1। 1। तो n प्लस l कितना हो गया? 3। नेक्स्ट 3। आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, कौन सा आएगा 2p के बाद? 3s। 3s में बताओ n की वैल्यू क्या है? 3। 3 l की वैल्यू क्या है? 0। 4 4 क्यों हो जाएगी l की वैल्यू? 2। अरे ऐसे ये s में n की वैल्यू क्या होती? l की वैल्यू क्या होती है उर्वशी? मैम 0। हाँ 0। तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो।
आगे वाला n और जो पीछे वाला एसपीडी, इससे आप l की वैल्यू कैलकुलेट करो, इसका भी वैल्यू 3 आई। जब आपके दोनों की वैल्यू बच्चे एक जैसी आ जाए, आप क्या देख रहे हो, n प्लस एल के अकॉर्डिंग इनको एनर्जी ऑर्डर में लगा रहे हो। अगर n प्लस एल की उसमें दोनों वैल्यू सेम आ जाए तो जिसका n छोटा उसकी एनर्जी कम। बात समझ में क्या बोला मैंने, जिसके n की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, वो क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा। ठीक है भाई, है ना? यस मैम। चलो आगे आ जाओ। 3s के बाद कौन होगा, 3p। 3p में मुझे n प्लस एल जो है कितना आएगा भाई बताना, n की वैल्यू 3, p की वैल्यू कितनी है, 0। 1 मैम 1 है। इसकी तो मैं पिटाई कर। कौन है ये जीरो वाला, सिद्धार्थ? मैम 4 आंसर आएगा। l की वैल्यू क्या है पहले तो मुझे बताओ, कौन था ये जीरो, कौन क्या बोल रहा था वो, 0। क्या है l की वैल्यू भाई? 1। नहीं, वही बोलेगा अमरीश। एल की वैल्यू बच्चे s के लिए 0, p l की वैल्यू s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 होती है। यस मैम। अब समझ में आ गई अमरीश? यस मैम। एल की वैल्यू इसमें 1 होगी और जो इक्वल टू आंसर आएगा वो आएगा 4। ठीक है, तो ये थोड़ा ज्यादा हो गया बड़ा इससे 4। उसके बाद जो 3p के बाद क्या, 3d और 4s। 3d की वैल्यू कितनी आएगी 5 और 4s की वैल्यू कितनी आएगी, l प्लस n प्लस 4 l की। कौन पहले आएगा, 4s 4s। यही ध्यान रखना है, 3p के बाद 4s और 4s के बाद 3D। ठीक है, याद रहेगा? यस मैम। चलो अब हमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने आने चाहिए। हुड्स रूल ने क्या बोला, हुड्स रूल की जो डेफिनेशन है, मतलब जो स्टेटमेंट है वो आप एक बार देख लेना क्या कह रही है। स्टेटमेंट है कि नहीं, हुड्स रूल की नहीं है भाई, ऑफ बाउ प्रिंसिपल की। ऑफ बाउ प्रिंसिपल की जो डेफिनेशन है वो क्या है, ऑफ बाउ। हुड्स रूल अभी बताती हूँ। ऑफ बाउ प्रिंसिपल जो है वो क्या कह रहा था आपका, लिख रहे हो, लिखो। द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर, वैसे कहीं ना कहीं लिखी तो होगी, 1 by 1 into various orbital, 1 by 1 into, मेरे साथ लिख रहे हो, याद कर लो भाई। The electron यस मैम लिख रहे हैं। 1 by 1 into various orbital, into various orbital in order of their, मैंने पीछे गलत कह दिया था, हुंस कह दिया था, मैम ही कंफ्यूज हो गई ऑफबाउ और हुंस में, पर तुम्हें नहीं होना कंफ्यूज। याद रखना ऑफबाउ ने बोला था कि ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग एनर्जी स्टार्टिंग विद द ऑर्बिटल, इंक्रीजिंग एनर्जी स्टार्टिंग विद द, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है फिल करना शुरू होंगे कहाँ से, इंक्रीजिंग ऑर्बिट में भरे जाएंगे। स्टार्ट किया जाएगा विद द ऑर्बिटल ऑफ लोएस्ट एनर्जी, विद द ऑर्बिटल ऑफ लोएस्ट एनर्जी में आप पहले भरोगे, ऑर्बिटल विद द ऑर्बिटल ऑफ लोएस्ट एनर्जी, मतलब पहले नीचे वालों में, नीचे की एनर्जी कम है, इलेक्ट्रॉन्स उसमें फिल करे जाएंगे, उसके बाद वो हायर्स में जाएंगे। और जो ऑर्डर है मैंने वो बता दिया, यहाँ तक तो एटलीस्ट याद ही कर लेना कैसे भरे जाएंगे। ठीक है भाई, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। पॉली मेरे ख्याल से मैं बता चुकी हूँ, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि 4 क्वांटम नंबर जो होंगे वो सेम नहीं होंगे, आया ना, बता चुकी हूँ ना भाई। यस मैम Yes ma'am. प्रिंसिपल। और अब आ जाओ हुंस पे। हुंस ने क्या बोला था भाई, हुंस ने कहा हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। भाई इसके नाम से ही पता चलता है, अगर सिर्फ हुंस रूल नहीं, इसका पूरा नाम याद रख लो तो आपको मेरी तरह कंफ्यूजन नहीं होगा। मतलब कि जैसे कि अभी मैंने स्टार्टिंग में हुंस रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंस रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मतलब ये वो क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक ऑर्बिटल है ना, 3p ऑर्बिटल, समझा रही हूँ बस जो स्टेटमेंट है उसको, आपकी जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आप देख लेना क्या है। ये कह रहा है कि अगर आपने इसमें इलेक्ट्रॉन फिल किया है ना, तो पहले तो इसको हम क्या करेंगे, हाई स्पिन में रखेंगे, इनको पेयरिंग नहीं करनी। पहले जो है आपकी पेयरिंग नहीं होगी, पहले ऑर्बिटल का जो सारा वो है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल को मिल जाना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा और सारे के सारे एक ही स्पिन में होने चाहिए, मतलब एक ही डायरेक्शन की तरफ घूमेंगे। अब जो चौथा और पांचवा छठा इलेक्ट्रॉन आएगा वो इसके क्या होगा, पेयरिंग करेगा अपोजिट स्पिन में। बात समझ में? और ऑर्बिटल के अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं तो पहले वो हाई स्पिन में
एक मतलब एक सिंगल ऑक्यूपाइड हो जाएगा, उसके बाद जो दूसरा वाला आएगा फिर वो डबल पेयरिंग जो होगी वहां पे तब होगी एक ऑर्बिटल के अंदर। मतलब इलेक्ट्रॉन सब यहाँ तो आ गया 1s में भरा, तो अब आगे आप तब इसमें एक और इलेक्ट्रॉन आ सकता है ना भाई, एक उसमें 2 होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस वाले में तो कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास है नहीं, आपने यहीं पे फिल कर दोगे दूसरा इलेक्ट्रॉन। इसका जो 2s आया, इसके 1s के बाद 2s आया, एक इलेक्ट्रॉन फिल किया, अब जो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन आएगा वो यहीं पे क्या होगी, इसके अपोजिट स्पिन, मतलब यहीं पे पेयरिंग होगी, अगले में नहीं जाएगा, पहले तो भाई यही फिल होगा। नेक्स्ट आ जो 2p ऑर्बिटल आपने जब भरा, तो ये भरने में आप एक काम तो कर सकते थे, इसको एक ही में भर दो, पहले 2 इसमें भर दिए, फिर एक इसमें, फिर 2 इसमें, ये गलत तरीका हो जाएगा। सही हुन्स रूल के अकॉर्डिंग क्या है सही तरीका, कि सबसे पहले तो सारे के सारे एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, सिंगली ऑक्यूपाइड होगा, वो भी एक ही स्पिन में, मतलब एक ही डायरेक्शन। क्लियर हुआ? बात समझ में आई? हुन्स रूल ने क्या बोला था? नहीं नो मैम, समझ नहीं आया। बोलो बोलो बोलो, No, ma'am. क्या हुन्स रूल? यस मैम, हुन्स रूल कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं ऑर्बिटल के अंदर, तो ऑर्बिटल में पहले सारे इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, उसके बाद पेयरिंग करेंगे। ठीक है? Yes, ma'am. नो इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग टेक प्लेस इन दी ऑर्बिटल इन अ सबशेल, यानी कि किसी सबशेल के अंदर, जैसे p सबशेल है, ऐसी एक d सबशेल है ना, ये सबशेल है आपकी, 1 2 3 4 5 होते हैं इसके अंदर ऑर्बिटल, ऐसी ये p सबशेल है, इसके अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो वो कह रहा है नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग टेक प्लेस इन दी ऑर्बिटल इन अ सबशेल until each orbital is occupied by 1 electron, जब तक हर एक इसको एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं दे दोगे, पेयरिंग नहीं करनी। ऐसा नहीं करना कि एक को तो 2 दे दिए पूरे के पूरे और यहाँ पर कुछ नहीं है। बात समझ में आई क्या कहा नाजो? Yes, ma'am. ये नहीं करना है आपको। क्या करना है, पहले कह रहा है वो कि ईच ऑर्बिटल इज ऑक्यूपाइड बाय 1 इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन, मतलब एक जैसी स्पिन होनी चाहिए, सारे ऊपर ही हैं, पैरेलल स्पिन, मतलब अगर इस एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो सब बाकी के भी उसी डायरेक्शन में करेंगे। ऐसा भी नहीं करना कि इसको तो अप दे दिया और इस दूसरे वाले को अपोजिट दे दिया, दूसरे वाले ऑर्बिटल। सारे के सारे कैसे रहेंगे, एक ही, मतलब पैरेलल स्पिन रहेगा सबका, ये भी तरीका गलत हो गया। Exactly half fill and fully fill orbital make the atom more stable, क्योंकि ऐसा करने से क्या हो रहा है, आपका जो ये इलेक्ट्रॉन जो है पहले फिल हुए, इसको बोलते हैं हम हाफ फिल्ड। क्या बोलते हैं इसको? हाफ फिल्ड। इसके बाद क्या होगा, ये इसमें पेयरिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं, तो पहले सबशेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल है उनको एक एक मिल जाएगा पैरेलल स्पिन में, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे। बात समझ में आई? आया ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जरा क्वेश्चन जो है ये जो वैल्यू ये दे रखा है, टोटल स्पिन बताओ, मैग्नेटिक मोमेंटम बताओ, क्या होगा मैग्नेटिक मोमेंटम, तो तुम नहीं बता पाओगे। ये सारे रूल्स याद कर लेना, जो एनर्जी लेवल है इनको याद करना। जैसे कि मुझे बताना है हाइड्रोजन कॉइन भी, कोई कुछ बोला, हाँ शिखा? कल आपने PDF नहीं भेजा था। शिखा मेरे ख्याल से तो मैंने भेजा है, मैं एक बार देख लेती हूँ। लिथियम का, अगर मुझे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो अभी तक जो मेरी कॉन्फ़िगरेशन थी मैं 2 1 करती थी अपने 9th क्लास में, है ना? अब आपको फिल करने हैं इसमें 1s ऑर्बिटल 2s ऑर्बिटल, तो आपकी लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, पहले में तो गए 2, 2s में गया 1। क्लियर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ऐसी आपको सोडियम की करनी है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो आपको ये पता होना चाहिए 1s 2s 2p, 1s में 2 गए, 2s में 2p गए, p ऑर्बिटल में कितने रह सकते हैं, 6। p सेक्शल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं वहां पे, 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 2p 6, उसके बाद कौन सा आता है 3s 1। तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे लिखोगे। बात समझ में आई कैसे लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? Yes, ma'am. फास्फोरस का कितना होता है 15, 1s2 2s2 2p6 3s2, कितने हो गए भाई, 3p क्या आ जाएगा 10 12, 3p 3, और जो 3p3 है उनको आप कैसे फिल करोगे ये पता है ना, सारे के सारे ऐसे। ऐसे कभी नहीं करना कि एक वाले को तो दे दिए तुमने ऐसे और फिर बाकियों के खाली बैठे। क्लियर है? ये हुन्स रूल क्या कहता है भाई, कि आपके पहले क्या होंगे उन सबके सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाएगा ऑर्बिटल, उसके बाद पेयरिंग। मैम हाँ बोलो भी भूमिका। 2p के ऊपर क्या लिखा है? 3, अच्छा ये 2p 6, ये Yes, मैम. 6 6 6, 2p में 6 6 हो सकते हैं ना भाई, 6 से ज्यादा नहीं हो सकते p के अंदर,
पी में ऑर्बिटल ही 3 है, 3 ऑर्बिटल मतलब पीछे इलेक्ट्रॉन। चलो क्लास को एंड करते हैं, कल थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट करेंगे और इसके बहुत सारे चैप्टर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट जो नीट और जेईई में आ चुके हैं, तुम्हारी एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन हो तुमने सॉल्व किया ना समझ में आ रहा तो वो पूछ लेना, लेकिन उससे पहले मुझे टेक्स्ट कर देना वो क्वेश्चन, ठीक है? हाँ ओके मैम, बाय। वाइवा कब होएगा? कभी आ सकता है कॉल, कल परसों। ओके मैम, बाय मैम। बाय 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 मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम समझ चैप्टर में आया बनाएगा इस ना क्लास? उसमें? यस मैम वाइवा मैम। में चैप्टर बनाएगा? हाँ बिल्कुल चैप्टर बनाए।